एनालिटिकल केमिस्ट्री से आज का हमारा लेक्चर है दैट इज कंबशन एनालिसिस। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कंबशन एनालिसिस समझाने वाला हूँ कि कंबशन एनालिसिस क्या होती है। और फिर जो कंबशन एनालिसिस है असल में उससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और फिर उस एम्पेरिकल फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो फाइंड करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। और एट द एंड ये जो कंबशन एनालिसिस है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है बुक के अंदर, उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो तीन बातों का पता होना चाहिए। जो कंबशन एनालिसिस है इट इज अ टाइप ऑफ क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। पहली बात ये है कि ये क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। सेकंड बात ये है इट इज मोस्ट ऑफ द केसेस यूज एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेकिन जब किसी भी कंपाउंड के अंदर, तीसरी बात मैं समझा के फिर आप लोग को बताता हूँ। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंबशन एनालिसिस इज ओनली यूज फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला of those organic compound which contain only carbon, hydrogen and oxygen। इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड होंगे तो उसको फिर हम ये जो कंबशन एनालिसिस है इससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर मैं क्वांटिटेटिव का लफ्ज यूज करूंगा एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम फाइंड करते हैं कि कौन सी चीज है, और कंबशन एनालिसिस से हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा किसी और कंपाउंड को फाइंड नहीं कर सकते, यानी उनके इंपेरिकल फार्मूला और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई मैं क्वांटिटेटिव का वर्ड यूज करवाने जा रहा हूँ यहाँ कंबशन एनालिसिस के लिए। कन्वेंशनल मेथड में कोई और, कंबशन एनालिसिस में कोई और मेथड अगर आप लोग यूज करोगे तो उससे अगर हम फाइंड करने लगे फिर आप लोग क्वालिटेटिव का वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट यहाँ बुक के अंदर जो हम जो कंबशन एनालिसिस को डिस्कस करते हैं उसमें ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबशन एनालिसिस। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी का ऑलरेडी पता है, दैट्स वाई हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस को नहीं। अब ये जो कंबशन एनालिसिस का मैंने ये फिगर से ड्रा किया है इसको मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये तीन चेंबर मैंने बनाए हुए हैं। पहला जो चेंबर है यहाँ से जो है ना, ये जो मैंने इनलेट लिया हुआ है, यहाँ से प्योर ऑक्सीजन जो है ना वो इंटर होगा। यहाँ मैंने एक प्लाटिनम का बोट लिया हुआ है। इस प्लाटिनम की बोर्ड के अंदर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एनालिसिस करने जाएंगे, यानी वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ, इससे हम इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में फाइंड करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर रख लेने इस प्लाटिनम बोर्ड के ऊपर। सिमिलरली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसको ऐड कर लेना है। इसका मकसद मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा करना है कि नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, तो आप लोगों ने नॉन मास लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस प्लाटिनम की बोर्ड के ऊपर रख लेना है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फर्न यानी फर्नेस आप लोग यहाँ से इसके साथ, ये जो है एक किस्म का फर्नेस है जो इसको हीट प्रोवाइड करता है। इसको जो हीट मिलते हैं ना, हीट तकरीबन जो ये फर्नेस इसको देते हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट मिल जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और साथ में आप लोगों ने क्यूप्रक ऑक्साइड को मिक्स किया, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहे हैं। अब क्यूप्रक ऑक्साइड को मिक्स करने का दो काम है, एक तो ये एक्ट करते हैं एज अ कैटालिस्ट के तौर पर, यानी कंबशन के प्रोसेस को आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके, ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतने आप लोग के पास कंबशन इजीली होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोगों ने क्यूप्रक ऑक्साइड के साथ मिक्स कर लिया, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, ये जो फर्नेस है, फर्नेस से इसको हीट मिल गया 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करता है तो इससे दो चीजें बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस। एक को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे को हम बोलते हैं वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर बनेंगे तो वो ये जो नेक्स्ट चेंबर है इसके अंदर आएंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों आएंगे। ये जो पहला चेंबर है इसके अंदर आप लोगों ने एक कंपाउंड को लिया हुआ है जिसका नाम है मैग्नीशियम परक्लोरेट, MgClO4 और साथ में यहाँ पर 2 मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये एक कंपाउंड को आप लोग यहाँ पर ले लोगे। मैग्नीशियम परक्लोरेट के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम परक्लोरेट इज यूज एज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन होता है,
व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कौन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और परक्लोरेट। और ये क्या करते हैं? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट ऑफ द केस। यहाँ नेक्स्ट चैम्बर के अंदर आप लोगों ने मैग्नीशियम परक्लोरेट को रखा था, और मैग्नीशियम परक्लोरेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इतनी अमाउंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं कि अपने फिजिकल स्टेट को मेंटेन रखते हैं। अब अगर यहाँ पर जो वाटर आएगा ना, इस यहाँ पर एक फिजिकल रिएक्शन होता है बिटवीन, फिजिकल इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन वाटर एंड मैग्नीशियम परक्लोरेट। वाटर विल एब्जॉर्ब इन फर्स्ट चेंबर बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट। लेट सपोज यहाँ पर जो आप लोगों ने मैग्नीशियम परक्लोरेट लगा था, उसकी जो अमाउंट थी पहले वो 10 ग्राम थी। 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट था। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो वेट है उसके अंदर इंक्रीज आएगा। तो लेट सपोज यहाँ पर जो वाटर आता, इसका 2 ग्राम इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जो वेट है ना, वो मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो वेट है वो 12 ग्राम तक पहुंच जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये समझनी है कि अगर वाटर की अमाउंट कम होगी तो यहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन हो जाएगी, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो देयर मस्ट बी चांसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड मैग्नीशियम परक्लोरेट। तो नॉन मास ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट आप लोगों ने रखा था, उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया क्योंकि एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। अब जो सेकंड चेंबर है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्योंकि वाटर पीछे एब्जॉर्ब हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम परक्लोरेट को, या मैग्नीशियम परक्लोरेट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरा जो चेंबर है इसके अंदर आप लोगों ने रखा हुआ है एक और सब्सटेंस जिसका नाम है NaOH। NaOH या KOH बुक के अंदर लिखा हुआ है। चलो मैं KOH को लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने रखा है KaOH के। KaOH जो है ना, ये डिलिक्विसेंट सब्सटेंस है। डिलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के अंदर फर्क होता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होगा जो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फिजिकल स्टेट को मेंटेन रखते हैं, जबकि डिलिक्विसेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होते हैं, जो मॉइस्चर को या किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करके अपने फिजिकल स्टेट को मेंटेन नहीं रखते। यहाँ पर जो दूसरे चेंबर है इसके अंदर आप लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को रखा है, यानी 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है। प्योर नहीं होगा सर। अगर यहाँ पर इन्होंने 50% KOH को लिया है, अगर 100% KOH को लिया होता तो क्या होता? तो 100% KOH को अगर यहाँ पर आप लोग लेते हैं तो ये यहाँ से जो मॉइस्चर है या वाटर है उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। 50% आप लोगों ने KOH को रखा है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है ना, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, इस साइड पर फिजिकल रिएक्शन हुआ है। ये कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम परक्लोरेट और वाटर का फिजिकल रिएक्शन हुआ है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो KOH है ना, इसका केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये ऐसा एसिड बेस रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है और KOH जो है ना ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होने के रिजल्ट में यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बन जाता? यहाँ पर बन जाता K2CO3, और साथ में जो चीज रह जाती तो थोड़ा सा वाटर वगैरह या मॉइस्चर वगैरह, यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ पर जो है ना मॉइस्चर वगैरह वो रह जाता। ये एक न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और KOH। तो यहाँ पर आप लोगों ने नॉन मास ऑफ KOH लिया हुआ है। जब KOH यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी KOH की। तो यहाँ से आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का और यहाँ से वाटर की अमाउंट का पता चल जाएगा। जो चीज रह गई वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या कोई और गैस जो है ना वो यहाँ से निकल जाएगी। अब ये सारा ये जो काम मैंने लिखा हुआ है इसका कुछ मकसद है कि मैंने मैग्नीशियम परक्लोरेट को लिया, वाटर को क्यों एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर KOH को लिया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों एब्जॉर्ब किया। इसका कुछ मकसद है, और मकसद यही है कि कंबशन एनालिसिस से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला से फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां से मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लोगों ने फाइंड करने हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहां से आप लोगों ने कैसे फाइंड करने हैं कि यहां पर जो है ना सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, यानी पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोगों ने यहाँ पर ये नॉन मास है ना KOH का, तो जब मास के अंदर इसका चेंज आ गया, लेट सपोज KOH का जो आप लोगों ने मास लिया है
यहाँ पर KOH भी आप लोग यूज कर सकते हो, KOH यूज करोगे तो 50%, और NOH को भी यूज कर सकते हो, लेकिन KOH जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर है, दैट्स व्हाई मैंने 50% लिया है। बुक के अंदर उन्होंने NOH को लिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो KOH का फॉर एग्जाम्पल पहले जो मास आप लोगों ने इस चेंबर के अंदर लिया था वो 10 ग्राम था। अब जो मास बना है ना, जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया तो KOH का जो मास है ना, फॉर एग्जांपल इसने ऐसे किया कि 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, तो इस KOH का जो मास है वो 15 हो गया। 15 इसका मास हो गया, मतलब 10 पहले था तो 5 जो है ना वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुरू में जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो उसका मास कितना था, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फार्मूला परसेंटेज फाइंड करना, परसेंटेज से फिर आगे हम चीजें डिस्कस करते हैं। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी जो बात है ना वो है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये कार्बन का जो मास है, मास ऑफ कार्बन, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12 पॉइंट समथिंग है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो 44 है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है जिससे आप लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करते हो। अब दूसरी जो चीज है ना वो आप लोगों ने कंबशन एनालिसिस से किया कि कंबशन एनालिसिस से दूसरा काम यहाँ पर वाटर को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। वाटर के एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल में फिर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे। जला हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसके लिए सेम यही फार्मूला है कि मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, मैंने बताया मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस का क्या मतलब। असल में इससे आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जो नेक्स्ट लेक्चर के मैं आपको बताऊंगा। यानी पहले मैग्नीशियम परक्लोराइड का मास आप लोगों ने 10 लिया था, जब इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो इसका मास 15 हो गया। मतलब ये है कि वाटर का जो मास बने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बर्निंग से वो 5 ग्राम है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर फिर लिखी, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी शुरू में जो आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर लिया उसका मास कितना, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसका जो मास है 2 पॉइंट समथिंग हो जाते हैं, सही, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इधर से आप लोग के पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल। तीसरी जो चीज रहेगी ना वो ऑक्सीजन रहेगी। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है इधर से, और ये जो कार्बन की परसेंटेज है इधर से, इन दोनों को जमा करो, 100 से माइनस करो, तो आप लोगों के पास जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। क्योंकि एज अ होल कंपाउंड जो है ना वो आप लोगों का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मिलकर बना है। कार्बन और हाइड्रोजन की तो परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड कर ली। अब एक की परसेंटेज रहती है और उस परसेंटेज का नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो 2 की परसेंटेज जब आप लोग जमा करोगे तो तीसरे की परसेंटेज जो है ना वो ऑलरेडी आप लोग के पास आ जाएगी। अब ये सारे काम हमने कर लिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया। इससे हमें क्या फायदा होगा, कंबशन एनालिसिस होगी। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यहाँ पर दिए हैं, हमें पता चल जाए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या चीज, और है क्या चीज हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें उसका इंपेरिकल फार्मूला पता होगा। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप लोग को इंपेरिकल फार्मूला का पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना। अब जब आप लोगों ने इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप लोग ऐसा करो कि ये जो इंडिविजुअल है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका ये है, अगर आप लोग मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करो, मोल्स ऑफ कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन आप लोग ऐसे फाइंड करोगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये जो कंबशन एनालिसिस है जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और कार्बन का जो मास है ना दैट इज व्हाट, दैट इज 12.14 या 13 समथिंग। यहाँ जो बुक्स है या कोई चीज है उसके अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है 12.011, 12.011। दूसरी जो चीज है उसका नाम क्या है, वो है परसेंटेज ऑफ, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी आप लोग इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.011 या समथिंग है यहाँ। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन के लिए भी ये कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का भी यही फार्मूला है। तीनों बातें आ गई। यहां से आप लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पहली बात ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके बाद आप लोगों ने दूसरा काम ऐसा करना है कि जितने भी नंबर आगे, फॉर एग्जांपल इसके मोल्स 3 आ गए, इसके मोल 6 आ गए और ऑक्सीजन के मोल्स 9 आ गए, तो फिर आप लोगों ने दूसरा काम ये करना है कि सबसे कम जो नंबर है इसके ऊपर आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है कि वैल्यू जो है ना वो कम से कम आ जाए। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूं अगर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है और उसकी ऑक्सीजन की वैल्यू 9 है, तो सबसे कम नंबर जो इसमें है ना वो क्या है? वो कार्बन का है। तो 3 को 3 के ऊपर डिवाइड करो, 6 को 3 के ऊपर डिवाइड करो, 9 को 3 के ऊपर डिवाइड, यानी जो लीस्ट नंबर है ना इसके ऊपर इसको क्या करो, इसके ऊपर इसको डिवाइड करो कि सबसे कम नंबर आप लोगों के पास आ जाए। सिंपलेस्ट रेशो लाने के लिए, सिंपलेस्ट रेशो लाने के लिए, सिंपलेस्ट रेशो लाने के लिए आप लोग इन तीनों को कोई ऐसे नंबर के ऊपर डिवाइड करो कि कम से कम आ जाए। अब अगर ये जो नंबर आ गए आप लोग के पास 3.3 आ गए या 3.4 आ गए, 3.5 आ गए, वैल्यू अगर आप लोग के पास फ्रैक्शन में आ गई, पॉइंट में आ गए, उसके साथ तीसरा काम आप लोगों ने ऐसा करना है कि उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी सुटेबल नंबर के साथ आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके उसके साथ क्या करना है, उसको जो होल नंबर है, सिंपल होल नंबर, उसके ऊपर लेके आने। मतलब है अगर वैल्यू 3.4 आ गई, 3.5 आ गई, सबकी वैल्यू अगर इस तरह फ्रैक्शन में आ गए, आप लोगों ने ऐसे सोचना है कि ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि नंबर जो है ना ये जो वैल्यू होल नंबर में आ जाए, ये फ्रैक्शन में ना आए। तीसरा काम ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए, सिंपलेस्ट रेशियो के ऊपर डिवाइड कर, सूटेबल नंबर के ऊपर आप लोगों ने डिवाइड कर, ये 3 काम कर लिए। अब जो भी वैल्यू आ गई ना, जो भी वैल्यू यानी कार्बन की जितनी वैल्यू आ गई, हाइड्रोजन की जितनी वैल्यू आ गई और ऑक्सीजन की जितनी वैल्यू आ गई ना, आप लोग सिंपल ऐसा करो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब जो भी वैल्यू आई ना यहाँ लास्ट नंबर के ऊपर, फॉर एग्जांपल कार्बन की वैल्यू 3 आ गई, हाइड्रोजन की वैल्यू, कार्बन की वैल्यू 2, हाइड्रोजन की वैल्यू 3 और ऑक्सीजन की वैल्यू अगर 4 आ गई, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं, तो ये जो है ना ये आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एम्पेरिकल फार्मूला आपको फाइंड हो गया। ये असल में ये जो काम हम करेंगे ना ये न्यूमेरिकल में करेंगे। यहां से आप लोग को इतना समझ नहीं आ रहा है कि सर हमें क्या कह रहे हैं। न्यूमेरिकल जब हम लेंगे तो फिर यही जो सेम रूल है इसको अप्लाई करेंगे। और मैंने ऑलरेडी ये जो एम्पेरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं इसके ऊपर मोर देन 10 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये आप लोग के पास एम्पेरिकल फार्मूला, अब जब इंपेरिकल फार्मूला आ जाते हैं तो उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उस न्यूमेरिकल के अंदर उसको इंपेरिकल फार्मूला के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करो, दैट्स इज द योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। लेकिन ये जो चीज है लास्ट में मैंने आप लोगों को बताई ना, ये किसके लिए, ये असल में जो क्या कहते हैं उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।